फिर उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने, और थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे साथ ऐसा मतलब हुआ कि अगर कोई सुनेगा तो बिलीव नहीं करेगा। मतलब मेरे को बाद में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं इससे बेटर कर सकती थी। अगर आप लंबे समय से स्टडी करते आ रहे हैं तो तात्कालिक समय में परीक्षा के समय अगर आप कम भी पढ़ पाए हैं तो आपके पास एक पुराना बेस है। आप भरोसा रखिए, वो आपको कहीं न कहीं मदद करते हैं। प्रियंका ने साल 2020 में अपना पीजी कंप्लीट किया, 2021 में यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फेल, 2022 में सेकंड अटेम्प्ट दिया, रिटर्न नॉट क्वालिफाइड, 2023 में अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें रिटर्न क्वालिफाइड हुआ लेकिन इंटरव्यू आउट हुई। 2024 में उनको सक्सेस मिली है। यूपीएससी की एक प्रतिष्ठित आपकी परीक्षा होती है भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS, उसमें इन्होंने जो है ऑल इंडिया 8 रैंक प्राप्त की है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे प्रियंका ने अपने इस असफलता के दौर में अपने आप को बनाए रखा, धैर्य रखा। और हाँ, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, ताकि जो इस समय आप और आपके पेरेंट्स जो अनवांटेड प्रेशर ले रहे हैं अपनी असफलता का, वो ना लें। क्योंकि मुझे पता है अगर आप मेहनत करते रहेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहेंगे, एक राइट गाइडेंस के साथ मेहनत करते रहेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 2020 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने इसका पेपर देने स्टार्ट करे थे। 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। उस ईयर क्या हुआ था, 11 सीट्स आई थी ऑल ओवर इंडिया। तो मैं पहले ही डर चुकी थी कि इस बार तो मेरा नहीं होना है, मतलब मैं मान के चल रही थी कि नहीं होगा इस बार, बट फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया था अपना 2022 में, उस समय मेरा इंटरव्यू में 9 नंबर से मैं रह गई थी। फिर उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने, और थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे साथ ऐसा मतलब हुआ कि अगर कोई सुनेगा तो बिलीव नहीं करेगा। जस्ट मेरा जैसे जून में एग्ज़ाम होता है, मेरा इसका फिक्स ही रहता है, हमारे जून के थर्ड वीक में एग्ज़ाम फिक्स रहता है। तो अप्रैल में क्या हुआ, मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, तो फिर उस समय क्या हुआ, दादी की तबीयत ख़राब हो गई, और हम लोग थोड़े हैं मतलब दादी से बहुत कनेक्टेड थे, बचपन से दादी हमारे ही साथ रही। तो उस समय और ऐसा हुआ कि पढ़ाई का बिल्कुल माहौल बन नहीं पा रहा था। मतलब जितना भी मैं पहले के 2 अटेम्प्ट्स में जब मैं पूरा 10-10 घंटे पढ़ रही थी, तब उसके बाद मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ। तो थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे को लगा कि मुश्किल से 2 घंटा पढ़ती थी शायद, या 1 घंटा या 1.5 घंटा, वो भी घर वाले पुश करते थे कि पढ़ ले, क्योंकि हमारा घर का माहौल ऐसा रहा है कि दादी की तबीयत जब ख़राब हुई तो सभी लोग देखने आ रहे थे कि तबीयत ख़राब हो रही है, देखने आना। तो उसमें हम सब लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर जितना भी मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने अप्रैल मई जून में पढ़ा, उसी में मैं, और जस्ट मेरे एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले मेरी दादी की डेथ भी हो गई। हाँ, तो फिर उस समय जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो पापा की वजह से गई, मैं देने भी नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, तो मैं क्या ही एग्ज़ाम में लिख पाऊँगी। इवन मुझे याद भी है, मैं नीचे बैठी हुई थी, जाने का टाइम हो रहा था। मैं मम्मी से कहा, मम्मी पापा की वजह से मैं जा तो रही हूँ पेपर देने, बट अगर मेरा वहाँ पे जाके हिम्मत नहीं हुई पेपर देने की तो मैं नहीं जाऊँगी पेपर देने। मैं यहाँ, जयपुर था मेरा सेंटर, मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी पेपर लिखने, बट मैं यहाँ घर से मैं चली गई पेपर देने के लिए। फिर भगवान की दया से मैंने 6 के 6 पेपर लिख लिए अच्छे से, बट मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो ये था कि प्रिपरेशन उतनी थी थी। बट ये था ना कि मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नहीं है प्रिपरेशन, बट वो हुई थी प्रिपरेशन। मतलब उस समय पे आपका माइंडसेट ऐसा था कि आपको लग रहा है कि नहीं होएगा। मतलब मैंने उम्मीद सब छोड़ दी थी कि इस बार मेरा रिटर्न क्लियर नहीं होएगा, क्योंकि ऐसे 2-2 घंटा पढ़ के तो नहीं होएगा। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा टाइम, जून का महीना वो हुआ, फिर जुलाई से मैंने कहा कि अब इस बार का तो होना नहीं है, अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा नेट की तैयारी करते हैं अब मेरे को, कि 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 3 साल से मैं लगातार प्रिपरेशन कर रही थी। एक्सटर्नल प्रेशर्स भी बहुत रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर नेट क्वालिफाई होगा तो शायद मेरे को खुद को जस्टिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ कुछ किया है मैंने। तो फिर जुलाई से मैंने नेट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, UGC नेट की, पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए। फिर उसके बाद जून और जुलाई और अगस्त मैंने इसी की प्रिपरेशन करी नेट की, और ग्रेसफुली अगस्त में जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम उस लिस्ट में होगा। मैं ऐसे रैंडमली चेक करी तो बाय गॉड ग्रेस मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया, भगवान की कृपा, अम्मा की आशीर्वाद से।
उसमें मेरा नाम आ गया। फिर उसके बाद से फिर मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने कहा कि अभी तो नेट का फिर बाद में देखेंगे, मैंने नेट की स्टडीज़ जो थी वो मैंने होल्ड पे रख दी। फिर उसके बाद मैंने 2023 में अपना 3rd अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन इंटरव्यू मेरा पहला था। फर्स्ट यूपीएससी का इंटरव्यू था, बहुत डरी हुई थी, बहुत ही नर्वस थी, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है और शायद इतना नर्वस थी मैं कि वो वहाँ पे जैसा जाना चाहिए था इंटरव्यू मेरा नहीं गया था। मतलब मेरे को बाद में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं इससे बेटर कर सकती थी। तो फिर उस साल फिर अगेन फिर मेरा फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं आया था नाम। तीसरे के बारे में थोड़ा सा मैं हाँ चाहूँगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ बच्चों से भी जो तैयारी करते हैं कि अब तीसरा अटेम्प्ट में आप बाहर हुई हैं, यहाँ तक आते आते 3 साल से ज़्यादा हो चुका होता है और ये एक बड़ी परेशानी है अपने को इतने समय तक मोटिवेट कैसे रखें। मतलब तैयारी जो लोग कर रहे होते हैं वो से ज़्यादा कई बार हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है या परिवार का सपोर्ट भी है, तो हमारे रिश्तेदार जो हैं वो आपको लगातार पिंच करते रहते हैं कि अब क्या है। और लड़कियों के पास हमारे समाज में इन जनरल लड़कियों को उतने मौके नहीं मिलते जितने लड़कों को मिलते हैं, ये सच्चाई है इन जनरल। किसी परिवार में मिल जाते होंगे बराबर, लेकिन अधिकतर घरों की हाल है अगर आप डेटा उठाएंगे तो मेजोरिटी बेटियों के पास समय कम होता है और उन्हें उतने में ही अपने को साबित करना होता है, मतलब उनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत शानदार बात है। और आपने जब ये कहा तीसरी बार, मैंने उस समय 2 घंटा से ज्यादा कई बार नहीं हो पाता था पढ़ना, क्योंकि दादी बीमार है और आप उसे तो देख ही रहे हैं जितने उसको उनको देखने आ रहे हैं। एग्जैक्टली। हल्द्वानी में जो स्पेशलिस्ट जो है, क्योंकि सभी के पास मुझे लगता है यहाँ एक होलसेल में रिश्तेदार है, कम भी नहीं है, तो वो जितने आते हैं। लेकिन ये बच्चों को बताने के लिए यहाँ पर एक बड़ा शानदार पॉइंट मुझे लगा कि अगर आप लंबे समय से स्टडी करते आ रहे हैं तो तात्कालिक समय में परीक्षा के समय अगर आप कम भी पढ़ पाए हैं तो आपके पास एक पुराना बेस है। आप भरोसा रखिए, वो आपको कहीं न कहीं मदद करते हैं। तो लंबे समय तक कई बार अगर आपने मेहनत की है और वो मेहनत आपको आज आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो मेहनत कहीं ना कहीं काम कर जाएगी। बस आप अपने भरोसा रखिएगा, जो मुझे लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल ना। ऐसा मुझे खुद भी अपनी असफलताओं को देख के लगता था, क्योंकि मैं बच्चों से कहता भी रहता हूँ कि तुम लोग अभी मुझसे ज्यादा फेल नहीं हुए हो, मतलब मैं ज्यादा बार फेल हुआ हूँ, मेरा अनुभव फेल होने का ज्यादा है। तो मुझे मालूम है कि आपने अगर पढ़ा है ना तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इसलिए घबराओ मत, पेशेंस बनाए रखो। अगर आप बनाए रखोगे तो वो चौथी बार की कहानी अब आप बताइए तो वो काम आएगी। फिर जब तीसरी बार का मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मैं अपने आप को बहुत ही लकी कहूँगी कि मेरे को इतने सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स मिले। मेरे पापा बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। मतलब कभी भी मेरा जब भी रिजल्ट नहीं आता था तो शायद मैं होपलेस हो जाती थी, बट मेरे पापा कभी होपलेस नहीं हुए। उन्होंने मेरे को हमेशा पुश किया, हमेशा मोटिवेट किया, तू मेहनत कर, होगा हो। मतलब वो उनका बस ज़्यादा कुछ वो बोलते नहीं है, बट बस इतना ही रहता था कि मेहनत कर, होगा, एक दिन ज़रूर होएगा। तो जब 3rd अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट ही किया था कि तू मेहनत कर, होगा। तो 4th अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो उस समय मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि 3 साल से वही कंटिन्यूसली चल रही थी। तो 4th अटेम्प्ट जब मैंने दिया इस बार जून 2024 में, फिर उसके बाद फिर इसी की प्रिपरेशन चल रही थी। अब मुझे खुद भी अपने आप पे विश्वास हो गया था कि मैं इस बार कर लूंगी। अब इसी को करना है, और कुछ नहीं करना है। और एक वो सेल्फ वो भी हो गया था, भरोसा हो गया था कि इस बार तो हो जाएगा। तो मैंने नेट का भी नहीं सोचा मैंने कि नेट करना है करके। मैंने इसी की तैयारी करी। जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ तो मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि इंटरव्यू तक तो मैं जाऊँगी इस बार, मुझे पता है। और जो पिछले बार मेरे इंटरव्यू में कमियां रह गई थी कि मैं नर्वस हो गई थी, और वो सब चीज़ों पे मैंने काम करा कि मुझे अपने आप को किसी भी, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, सबसे पहले आपको खुद को विश्वास दिलाना होता है कि आप उसके लिए बने हो, आप उसको कर सकते हैं। लास्ट टाइम शायद जब इंटरव्यू में मैं नर्वस हो गई थी तो मुझे ऐसा अपने आप में शायद भरोसा नहीं था या क्या था कि इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, या कुछ भी मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ रही, उस चीज़ पे मैंने इस साल काम किया था कि नहीं, ये जॉब मैं डिज़र्व करती हूँ और मैं कर लूँगी। एक सबकॉन्शियस में मैंने अपने आप को उस पोस्ट पे देख लिया था। तो मेरी तैयारी इस तरीके से रही, और बाय गॉड ग्रेस, घर वालों का सपोर्ट, सभी का
इस बार मेरा फाइनली हो गया लिस्ट में, जब नाम आया तो बहुत ही खुशी हुई। चलिए, तो मतलब कितना लंबा संघर्ष है, बहुत। और मतलब लोग सफलताएं केवल ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके पीछे संघर्ष और इतने समय तक लगातार असफलताएं जो है वो आसान नहीं है झेलना ना। उसके बाद भी परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो अपने को मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए जिस समय आप रिलैक्स रहती हैं, बाकी तो हॉबीज या उसमें क्या करती हैं ऐसा जिससे लगे कि हम रिफ्रेश हो गए या मोटिवेटेड रहे? सर मेरी बेसिकली हॉबी जो रही योगा ही रही। मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही, जब से अपना 2020 में जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो मेरा जो मैंडेटरी था हर दिन में पढ़ाई भले ही 2-3 घंटे हो, बट योगा कंपलसरी था कि योगा और मेडिटेशन मुझे करना ही करना है। तो इस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प करा। अरे वाह, ये तो नया डायमेंशन है। अच्छा। हाँ, मतलब योगा और मेडिटेशन से एक तो पेशेंस डेवलप हुआ, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी बच्चे में वो है पेशेंस। क्योंकि आप मेरी जर्नी देखोगे तो 4 साल बहुत लंबे समय होता है। अगर मेरे में पेशेंस नहीं होता तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में गिव अप कर देती। तो योगा और मेडिटेशन से मेरे अंदर जो डेवलप हुआ वो हुआ पेशेंस डेवलप हुआ। और मैं ये कहूँगी कि जो ये जर्नी मेरी रही 4 साल की, इसने मेरे को खुद, भले ही मैंने सिर्फ प्रिपरेशन करी एज अ, मतलब कुछ डिग्री ऐड ऑन नहीं हुई मेरे उसमें, या मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीखी नहीं, बट एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन मैं बहुत इवॉल्व और डेवलप हुई। खुद को खोज पाई। हाँ, वो वाली चीज़ तो योगा ने और मुझे बहुत ही हेल्प करा, मैं ये कहूँगी। अच्छा। मतलब हॉबी जो मेरी रही मेनली योगा रही। और हाँ, जैसे मेरा एक ये रहता था कि जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम हुआ है, जैसे IAS का एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि अब हम लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हम उस समय सिर्फ अपनी बुक्स पे ही देते हैं ध्यान, मतलब और कुछ चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं। तो मेरा ये पैटर्न रहा था कि जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम होता था, भले IAS का हो या गेट का दे रही हूँ या मैं स्टेट का दे रही हूँ, तो उसके बाद मैं एक नॉवल पढ़ती थी। अच्छा। ये मेरा फिक्स था कि एक नॉवल। फिक्शन या नॉन फिक्शन? सर यूजुअली मैं थोड़ी फीमेल ओरिएंटेड ही नॉवेल्स पढ़ती थी। जैसे एक दो मैं बताऊंगी, द पैलेस ऑफ इल्यूजन है। अच्छा। वो मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी नॉवल है वो भी। तो ऐसे ही मैं पढ़ती थी जो फीमेल ओरिएंटेड रही है। अभी मैं वो मिशेल ओबामा की बिकमिंग पढ़ रही हूँ। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो मतलब मेरा ये पैटर्न रहा है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने दम पर बनाई है। हाँ, ठीक है। हाँ, हम लोग उन्हें बराक ओबामा की पत्नी के तौर पर जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मिशेल ने अपनी दोनों बेटियों को भी जिस तरह से परवरिश दी है, हाँ, और वो अपने आप में इंस्पायरिंग है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे ये देख रहे होंगे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें? सर सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहूँगी, क्योंकि मेरी इस जर्नी में मेरे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का रहा। अगर वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि IAS में ऑल इंडिया 30 सीट्स थी। मतलब अगर मैं 2020 में बैक जाऊँगी और अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो शायद मेरे अंदर खुद में मेरे पे विश्वास नहीं था, मुझ पर नहीं था विश्वास था कि मैं 30 सीट्स में अपना एक सीट ले पाऊंगी। बट मेरे पेरेंट्स का मुझ पे वो विश्वास था और उनके विश्वास पे शायद मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगी करके। तो उनका जो था मेरे लिए अनकंडीशनल सपोर्ट था, मोटिवेशन था। मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहो, सपोर्ट कहो, मेरे पेरेंट्स ही थे। तो मैं अपने हर एक पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में, किसी भी फील्ड में, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स का ही रहता है कि पढ़ाई ही करनी है और फील्ड पे वो कहते हैं कि नहीं पढ़ाई करनी है। तो मैं ये कहूँगी कि आपका बच्चा जिस भी फील्ड में एक्सेल कर रहा है, मतलब जिस भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, आप उसमें उसको मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, तो वो आपको रिजल्ट देगा। भरोसा रखें, पेशेंस वाला जो था वो, हाँ, क्योंकि पेशेंस की दिक्कत है मुझे लगता है। उन्हें इमीडिएट चाहिए, उन्हें क्लास 1 में भी 99 चाहिए। हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। इतना ज्यादा प्रेशर से क्या हो रहा है कि वो कोलैप्स होने वाली स्थिति आ रही है। पेरेंटिंग जो है आज के दौर में काफी डरावना शब्द ज्यादा होने लग गया है कई जगह, तो क्योंकि पेरेंट्स ओवर कॉशियस हैं। हाँ। मतलब जरूरत से ज्यादा। तो भरोसा रखें, बिल्कुल। ठीक है, वो इंसान बेहतर होगा। हाँ। और अगर भरोसा रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करिएगा। सर एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी, कंपैरिजन। आजकल के मैं देख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करा कि वो ऐसा कर रहा है तो तेरे को भी ऐसा करना है। इवन मैं खुद भी जब मैं इस जर्नी में रही तो मैंने सिर्फ अपने आप को अपने आप से बेहतर करने की चाहा। मैंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करा।
खुद के साथ ही करना हो, खुद ही के साथ, कि अगर लास्ट टाइम मैंने ऐसा करा था तो मुझे इसमें और अच्छा करना है, अपने आप से कंपेयर। और पेरेंट्स से भी मैं यही अपना मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को ना किसी से कंपेयर मत करो। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको उसी तरीके से देखा जाए। मतलब मैं देख रही हूँ कि हो रहा है कंपैरिजन कि अरे वो ऐसा कर रहा है, ये इसीलिए चीजें खराब भी होती हैं। हाँ, वो नहीं अगर ये करना कर पाए, कुछ लोग भी सीख पाए, तो इस पूरी बातचीत का कोई अर्थ निकले।